1827 की बात है, जब जेम्स लुइस नाम का एक सोल्जर था। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए थे। हुआ क्या था कि ये एक दिन अपनी कंपनी के कामों से तंग होकर चुपके से आर्मी छोड़कर भाग जाते हैं और अंडर कवर रहने के लिए ये अपना नाम तक बदल डालते हैं और वो करने के लिए निकल पड़ते हैं जो उनका असली फैशन था, ट्रेवल करने का। 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घूमने के बाद साल 1829 में ये पंजाब के एक अनजान प्राचीन शहर के खंडहर तक पहुँचते हैं। इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये खंडहर कितने पुराने हैं और किसके हैं, क्योंकि इन्हें हिस्ट्री का बड़ा शौक था। इसलिए वे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने लगे और कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं। जेम्स लुइस के द्वारा बनाई गई ये ड्राइंग्स आप देख सकते हैं। जेम्स लुइस इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने एक्चुअली में हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक प्राचीन शहर खोज निकाला था। आज साल 2022 में हम बहुत सी बातें जानते हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में, स्कूल की किताबों में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन 2 चीजें अभी तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहला, हड़प्पन लोगों की भाषा, जिस लैंग्वेज में लिखते थे उनका क्या मतलब है और कैसे राइटिंग को समझा जा सकता है। और दूसरा, इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इन लोगों के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है मिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता का इतिहास। इस सभ्यता को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग राय हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये सभ्यता लगभग 2700 बीसी से 1900 बीसी तक की मानी जाती है। वहीं पहले की खुदाई और शोध के आधार पर यह माना जाता है कि 2600 बीसी यानी आज से 4600 बीसी में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगर सभ्यता की स्थापना हुई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 8000 साल पुरानी थी। इसका मतलब कि यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 बीसी से 3000 बीसी तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 बीसी से 3000 बीसी तक अस्तित्व में थी। शोधकर्ता ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं। दिसंबर 2014 में भीड़डाणा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि यह बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े। हड़प्पा काल। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि शहरों के लोगों को बढ़ाने की शुरुआत सिर्फ 5500 बीसी के बाद हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई और व्यापार मार्ग बनाए गए। 2600 बीसी तक इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके शहरों में मल्टी स्टोरेज घर बने हुए थे ईंटों के। जिन ईंटों का इस्तेमाल करके घर बनाते थे सब एक ही साइज की ईंटें होती थी। हर घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने की जगह होती थी और पानी निकालने के लिए नालियाँ होती थी। और तो और सड़कों पर बेहतरीन नालियाँ होती थी। पब्लिक कुएं होते थे जहाँ से हर कोई पानी पी सके और डस्टबिन बनाए जाते थे जहाँ पर लोग कूड़ा फेंक सकें। ये शहर शायद आज के किसी भी इंडियन शहर से बेहतर होते थे, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में और गहराई से नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते हैं। अपने वक्त से काफी आगे थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग काफी एडवांस और तकनीकी रूप से सक्षम थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बनावट तो वाकई में चौंकाने वाली थी। लगभग सभी शहर एक ही जैसे बने थे और हर घर का निर्माण एक ही आकार की ईंटों से हुआ था। सभी घरों के लिए ईंटें समान थी। कुछ घर तो ऐसे बने थे जो नेचुरल एयर कंडीशन का काम करते थे। ऐसे में मालूम पड़ता है कि कोई न कोई तो ऐसी व्यवस्था जरूर थी जो चीजों को व्यवस्थित रूप से रखने का काम करती थी। और मोहनजोदाड़ो से एक बड़ा स्नानघर पाया गया है जिसे द ग्रेट बाथ नाम दिया गया है। मोहनजोदाड़ो में स्नानघर 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। प्रवेश द्वार के रूप में 2 चौड़ी सीढ़ियां थी। सभी दीवारों को प्लास्टर के साथ पतली ईंटों और मिट्टी से बनाया गया था। अपनी प्राचीन सभ्यता को समझते समय सबसे ज्यादा दिलचस्पी ये जानने में रही कि उस वक्त के लोग भोजन पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे थे। इस सभ्यता पर खान पान पर शोध कर चुकी डॉक्टर जेनिफर वेट्स के मुताबिक सिंधु घाटी वासियों ने वनस्पति को आर्थिक रिसोर्स के रूप में पहचान लिया था। इस सभ्यता की कृषि मेथड को आर्कियोलॉजिस्ट ने जब विस्तार से समझना शुरू किया तो वे हैरत में पड़ते चले गए। आज से 5000 साल पहले ही वहाँ के लोग एक साथ कई फसल उगाने की तकनीक सीख चुके थे। उनके पास मौसम के हिसाब से अलग अलग किस्म की फसल उगाने का हुनर भी आ चुका था। गेहूं, जौ, तिल, चना, राई, हल्दी, लहसुन, यहाँ तक कि चावल और कपास की व्यवस्थित खेती हो रही थी। उनके पास विशाल अनाज भंडार थे, सिंचाई की व्यवस्था थी और दूध उत्पादन था। वे लोग व्यवस्थित तरीके से पशुपालन कर रहे थे। खेती के विकसित हुनर का पता चलना एक ऐसा साक्ष्य था जिसने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट में सिंधु घाटी को और बारीकी से जानने की दिलचस्पी बढ़ा दी। सिंधु घाटी को जैसे जैसे गहराई से देखा गया वैसे वैसे नई जानकारियां निकल कर आती चली गई। उनकी कृषि आधुनिकता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि सिंधु घाटी के लोग कृषि उत्पादन और भंडारण सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहे थे, बल्कि विश्व की दूसरी सभ्यताओं को कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रहे थे। वे समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया को अनाज और कपास जैसे कई कृषि उत्पाद भेजा करते थे। इस तरह के सबूत सीधे हड़प्पा से नहीं बल्कि मेसोपोटामिया के प्राचीन दस्तावेजों से मिले हैं। मुहर का करते थे इस्तेमाल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी व्यापार करते थे
आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उस वक्त के लोग ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट भी करते थे। इसके साथ ही उन्होंने सामान की पहचान के लिए मोहरों का इस्तेमाल भी किया था। उन मोहरों पर उस वक्त की लिपि भी खुदी हुई थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है। मोहरों पर बहुत सारे जीव जानवर, लोग या देवता बने थे। सिंधु घाटी के लोगों का इंजीनियरिंग कौशल सबसे अच्छा माना जाता है। उन्हें धातु विज्ञान का ज्ञान था, जिसकी बदौलत उन्होंने तांबा, कांस्य, टीन और सीसा जैसे तत्वों का उत्पादन किया था। यहाँ से खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सोने के गहने भी मिले। उन्होंने गले के हार और चूड़ियाँ बनाई थी। यहाँ के धातुओं से कांच, शंख, सीलिंग मोम और हाथी दांत से चूड़ियाँ बनती थी। यहाँ तक कि उसी तकनीक का इस्तेमाल आज भी चलता आ रहा है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने बटन भी बनाए थे। समुद्री सीपों से ज्यादातर सजावटी सामानों को बनाने में किया जाता था। बटनों को अलग अलग आकृतियों में बनाया गया था। सबसे पुराना बटन मोहनजोदड़ो में खोजा गया था, जो लगभग 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता दूसरों से कैसे अलग थी? सिंधु घाटी सभ्यता में बाकी सभ्यताओं के मुकाबले कुछ और अंतर भी है। जैसे कि बाकी सभ्यताओं में एक राजा के हाथ में पावर होती थी। कानून, अर्थव्यवस्था और व्यापार सब राजा के कंट्रोल में होता था। इसी प्रकार हर राज्य का एक धर्म भी तय होता था और राज परिवारों के लिए भवन बने होते थे। विशालकाय मंदिरों या धार्मिक संरचनाओं का निर्माण होता था। अधिकतर सभ्यताओं में सेना होती थी और गुलामी जैसी प्रथाएं भी चलती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। किसी राज धर्म के कोई संकेत नहीं मिलते हैं, न ही किसी धार्मिक संरचना के सबूत मिलते हैं। खुदाई में मिले अवशेषों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मूल्य पानी और सफाई को दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उसके सीवर सिस्टम और नालियों के नेटवर्क से होती है। हर घर में अपना एक बाथरूम होता था, जिसमें टाइल्स लगी होती थी। दीवार और जमीन की ईंटों पर लेप लगाकर वाटरप्रूफ बनाया जाता था। बाथरूम से एक नाली निकलती थी, जिससे पानी बाहर जाता था। ये पानी शहर के नीचे बनी नालियों के नेटवर्क से मिलता था और ये नालियां उस पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। और उन नालियों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ढक्कन लगे हुए होते थे, जिन्हें खोलकर नालियों की सफाई की जाती थी। प्लम्बिंग और सीवर सिस्टम की ऐसी मिसाल किसी दूसरी सभ्यता में नहीं मिलती है। सीवर सिस्टम इतना उन्नत था कि बहुमंजिला इमारत भी इससे कनेक्ट रहती थी। हर बिल्डिंग से एक नाली दीवार के सारे नीचे आती थी और अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम से मिलती थी। और अब आते हैं हम एक और सबसे अनसोल्ड मिस्ट्री पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली में खत्म कैसे हुई? आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में हमें बताते हैं कि 1900 बीसी से 1300 बीसी के बीच में अचानक से रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला इस सिविलाइजेशन में। इस समय के बाद से शहरों की प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गई थी। सड़कों पर सीवर्स और ड्रेनिंग को मेंटेन नहीं किया जा रहा था। वो जो ग्रेट बाथ था उसमें कूड़ा भरने लगे थे। मेसोपोटामिया से ट्रेड लिंक्स को तोड़ दिया गया था। 1800 बीसी तक ज्यादातर शहरों को खाली कर दिया गया था। कुछ थ्योरी बताई जाती है कि जिस नदी के आधार पर यह सिविलाइजेशन टिकी हुई थी वो सूखने लगी। कहा जाता है कि यह नदी सरस्वती नदी हो सकती है। इस थ्योरी के अनुसार कई रीजन हो सकते हैं कि नदी क्यों सूखी। एक टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्ट आया होगा टाइम के साथ साथ, वैसे ही नदी ने अपना कोर्स बदल लिया होगा, ये भी हो सकता है। अगर ये थ्योरी सच है तो एज्यूम किया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ईस्ट की तरफ चले गए होंगे और गंगा नदी के पास आकर बस गए होंगे। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने पेड़ों को इतना काटा कि पूरे जंगलों को ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ये एरिया अनहेबिटेबल बन गया। तीसरी थ्योरी कहती है कि कोई भयानक बीमारी आई हो सकती है जिसने पॉपुलेशन को पूरी तरीके से वाइप आउट करके रख दिया होगा, जैसे कि मलेरिया या कोलेरा। और ऐसी चीजें होना एक्चुअली में काफी आम बात थी। महामारी के कारण हजारों साल के बीच में पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती थी, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सी बीमारियां हो सकती थी जो 70 से 80% पॉपुलेशन को खत्म करने की ताकत रखती थी। अब इनमें से कारण कोई भी हो, लेकिन एक चीज जरूर आज के दिन हम जानते हैं कि 600 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी।